भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी वायुसैनिकों के साथ संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया है। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के बेड़े के रफेल समेत तमाम हाईटेक और खतरनाक लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। वो अमेरिकी वायुसेना ने भी पहली बार अपनी एयर शक्ति F-15 एयरक्राफ्ट को उतारकर चीन को साफ संदेश दिया। इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया कोप इंडिया 2023। 10 अप्रैल को आगरा एयरबेस से शुरू हुई इस एक्सरसाइज का आज पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा पर समापन होगा, जहां LAC के बीच एयरबेस पर 12 दिनों तक जंगी अभ्यास को अंजाम दिया गया। आसमान में हिंदुस्तान की ताकत की सबसे ताजा तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हिंद के वायुवीरों ने पूरे 12 दिन तक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। पल भर में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की अपनी ताकत की झलक दिखाई। हिंदुस्तान के वायु सैनिकों ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों के साथ इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। एक तरफ अमेरिका के सबसे ताकतवर F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी ओर भारत के महाबली राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। इस वक्त हम कलाईकुंडा एयरबेस पर मौजूद है, जहां पर भारत और अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज चल रही है। ये कलाईकुंडा एयरबेस है वेस्ट बंगाल में, और आप देख सकते हैं सामने रनवे पर दौड़ता ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का F-15 ईगल एयरक्राफ्ट है। दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट में से एक F-15 को माना जाता है। दोनों वायुसेना, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना द्वारा अपने अपने फाइटर जेट यहां पर लगाए गए हैं और दोनों वायुसेना साथ मिलकर एयर एक्सरसाइज कर रही है। F-15 के अलावा अमेरिकी वायुसेना ने अपने B-1 बॉम्बर्स का यहां पे प्रदर्शन किया। उसके अलावा अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17, C-130 और अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी यहां पर अलग अलग एयर एक्सरसाइज में लगाया गया। और भारतीय वायुसेना द्वारा अपने C-17, अपने C-130 के अलावा रफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, इसके अलावा जैगुआर एयरक्राफ्ट जो कि कहीं ना कहीं वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन एयरक्राफ्ट को लगाया गया है। यहाँ पर दोनों वायुसेनाओं का मकसद ये है कि आपसी तालमेल और आपसी एक कोऑपरेशन बना रहे। किस तरह से जॉइंट एयर एक्सरसाइज होती है, उसका मकसद यही रहता है कि दोनों वायुसेना जो भी इसमें पार्ट ले रही है वो किस तरह से किसी भी ऑपरेशन में साझेदारी दिखा सके, और इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज चाइना को देने का भी कोशिश रहेगी। इसके अलावा भारत की ओर से सुखोई 30 MKI, तेजस और जगुआर ने पूरे 12 दिन तक बंगाल की खाड़ी के पास उड़ान भरकर चीन की नींद उड़ा दी। तो अमेरिका के खतरनाक बम वर्षित विमान B-1 ने भी अपनी ताकत दिखाकर चीन को चेतावनी दी। युद्ध के हालात में फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट विमानों की भी बड़ी भूमिका होती है। सेना, टैंक और युद्ध के साजो सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने C-130 J हरक्यूलिस और C-17 एयरक्राफ्ट की ताकत दिखाई, तो अमेरिका ने MC-130 J विमानों को युद्धाभ्यास में उतारा। इस युद्धाभ्यास को चीन की सीमा के बेहद करीब कलाईकुंडा एयरबेस पर अंजाम दिया गया। ये एयर एक्सरसाइज ऐसे वक्त की गई जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का चीन से तनाव जारी है। लद्दाख में भी चीन और भारत के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जाहिर है भारत और अमेरिका ने इस एक्सरसाइज को करके चीन को साफ चेतावनी दी है। जहां पर ये एयरबेस है और जहां पर ये एयर एक्सरसाइज हो रही है, ये ईस्टर्न थिएटर में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की बॉर्डर से बेहद नजदीक है। तो कहीं ना कहीं जहां LAC पर हमने एक्शन देखा चाइना द्वारा, कहीं ना कहीं अग्रेशन जहां हमने देखा, और इंडो पैसिफिक यानी कि प्रशांत हिंद महासागर में भी जिस तरह से चाइना अपनी
धमक बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर दोनों वायुसेनाओं का जिनका स्टेक है, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना, यहां पर एयर एक्सरसाइज करके ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों देश साथ मिलकर किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है और उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये एयर एक्सरसाइज है, ये आगे भी चलती रहेगी और इस तरह की कई अन्य एयर एक्सरसाइज में दोनों देश मिलकर बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कराईकुंडा के अलावा आगरा के एयरबेस पर भी जंगी अभ्यास को अंजाम दिया गया। पानागढ़ एयरफोर्स बेस कैंप पर भारत और अमेरिका की वायुसेना के पैराग्लाइडिंग ट्रूप्स ने युद्ध कौशल की अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस वॉर एक्सरसाइज को कोप इंडिया 23 का नाम दिया गया। 10 अप्रैल को पहले चरण के दौरान आगरा एयरबेस पर एक्सरसाइज की गई। पहले फेज के युद्धाभ्यास में एयरबेस मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर फोकस रहा, तो 13 अप्रैल से कराईकुंडा और पानागढ़ में युद्धाभ्यास किया गया। हिंदुस्तान की सरजमीं पर भारत और अमेरिका की वायुसेना का ये 5वां खास अभ्यास है। कोप इंडिया की शुरुआत 2004 में ग्वालियर के टेकनपुर एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। इसके बाद 2005 में पश्चिम बंगाल के कराईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर इस अभ्यास का अगला संस्करण आयोजित किया गया। फिर 2009 में तीसरी बार दोनों देशों की वायुसेनाओं ने यह अभ्यास किया। इसके बाद 2019 में कराईकुंडा और पानागढ़ के अर्जुन सिंह वायुसेना स्टेशन पर यह अभ्यास किया गया, जिसे कोप इंडिया 2018 के नाम से जाना जाता है। युद्धाभ्यास में दोनों देशों की वायुसेनाओं ने एक दूसरे के साथ तालमेल और सहयोग की नई इबारत लिखी, तो एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों और कौशल को शेयर किया। चीन से चल रही तनातनी के बीच बंगाल में हुए कोप इंडिया अभ्यास के मायने भी खास हैं, क्योंकि जापान भी ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल हुआ। कराईकुंडा से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी ओर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी पूरा जोर दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र 1 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये डील स्वदेशी कंपनी के साथ की गई। नागास्त्र ड्रोन को इतना ताकतवर बनाया जाएगा कि ये आसानी से दुश्मनों और उनके ठिकानों को राख में मिला देगा। ताकतवर टैंक हो या फिर फौलादी बंकर, रात के अंधेरे में घात लगाए बैठा हो दुश्मन, या फिर मौत के खौफ से भाग रहा हो दहशतगर्द, हर किसी का कुछ ऐसा ही होगा अंजाम। भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज देने की कड़ी में एक और मेड इन इंडिया डेडली वेपन मिलने वाला है, जो दुश्मनों के लिए उड़ते काल की तरह होगा। खबर है कि भारतीय सेना के लिए नागास्त्र 1 ड्रोन खरीदा जाएगा। ऐसा ड्रोन जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बीहड़ इलाकों में भी न सिर्फ दुश्मन की नापाक चाल का पता लगाएगा, बल्कि ये दुश्मन की गुस्ताखियों का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। भारतीय सेना के लिए ड्रोन तैयार करने का जिम्मा नागपुर की सोलर इंडस्ट्री को मिला है, जिसके तहत 450 नागास्त्र 1 तैयार किए जाएंगे। सेना को ड्रोन सप्लाई करने के लिए इजराइल और पोलैंड जैसे देश ने भी कोशिश की थी, लेकिन ये डील स्वदेशी कंपनी के साथ की गई। नागास्त्र ड्रोन को इतना ताकतवर बनाया जाएगा कि ये आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला देगा। नागास्त्र 1 अपने साथ 1.5 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ने में सक्षम होगा, जो 15 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर देगा। कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो या घुसपैठ की फिराक में हो, तो नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। 2, 1, फायरिंग! ये ड्रोन जो है हिंदुस्तान के अपने बनाए हुए ड्रोन है। इसको शामिल करने से पहले हम पोलैंड और इजराइल से ले रहे थे। ये ड्रोन जो है एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो बैटलफील्ड के ऊपर घूमता रहता है, 60 मिनट तक घूम सकता है
और जब उसको टारगेट को चुन लेता है तो टारगेट को बर्बाद करता है। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, ड्रॉप बॉम्ब ले सकता है, ग्रेविटी ड्रॉप बॉम्ब ले सकता है, मिसाइल ले जा सकता है और कभी अटैक भी कर सकता है। ये इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर ऑटोनोमस मोड पे, अगर मैन इन लूप रखो तो इसकी रेंज 15 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा फायदा जो है, जो इजरायली ड्रोन में नहीं था और पोलैंड के ड्रोन में नहीं था, कि अगर आवश्यकता पड़े, कोई भी टारगेट नहीं मिले, तो आप इसको मिशन को अबॉर्ट कर सकते हो, इसको रिकवर कर सकते हो और इसको रीयूज कर सकते हो। नागास्त्र ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। सुसाइडल ड्रोन जो है वो भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसकी रेंज एज ऑफ टुडे केवल 10 किलोमीटर है, जो रुद्रक्षा है। और वो जब टारगेट को चुन लेता है तो टारगेट के ऊपर डाइव करके बर्बाद करता है टारगेट। उसके अंदर 4 बॉम्ब्स लग सकते हैं, जो 1 केजी का या 4 केजी का बॉम्ब उसमें लग सकता है, और वो टारगेट वो भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट भी बर्बाद हो जाता है, दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। ये दुश्मन के जो महंगे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो उनकी मिसाइल जो रेडार्स हैं, एक रेडार 30-40 करोड़ की, उसको बर्बाद कर सकता है, उसके टैंक को बर्बाद कर सकता है, उसके बख्तरबंद गाड़ी को बर्बाद कर सकता है, अनेकों टारगेट को बर्बाद कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 20 किलो है, जो आसानी से 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें लगे कैमरा की मदद से जैसे ही टारगेट डिटेक्ट कर लिया जाता है, फिर समझिए दुश्मन की तबाही का काउंटडाउन शुरू। Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve it. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डाटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं, उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के एक ऐसे बहादुर बेटे का कमाल, जिसने दुनिया की सबसे घातक मानी जाने वाली अन्नपूर्णा चोटी को फतेह कर तिरंगा फहराया। हिमाचल के कुन्नूर जिले के रहने वाले अमित कुमार नेगी इससे पहले एवरेस्ट भी फतेह कर चुके हैं और अपना अगला लक्ष्य भी तय कर लिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक चोटी पर तिरंगा फहराकर हिमाचल के बेटे ने इतिहास रच दिया है। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के पहले सिविलियन माउंटेनियर हैं, जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चोटी को अपने जोश और जज्बे से फतह किया है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई समुद्र तल से 8091 मीटर है। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इससे कहीं ऊंची चोटी एवरेस्ट और कंचनजंगा पर अमित पहले ही तिरंगा फहरा चुके हैं, लेकिन अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बड़ी इसलिए कि अन्नपूर्णा को दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माना जाता है। अन्नपूर्णा के डेडलीस्ट माउंटेन होने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोजर है, जिसे टेक्निकल भाषा में अल्पाइन एक्सपोजर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहाड़ के ऊपर अलग अलग तरह की ढलानें होती हैं और बर्फ की फिसलनें सबसे खतरनाक होती हैं। इस पहाड़ पर बर्फीले तूफान आने का खतरा बहुत रहता है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अन्नपूर्णा के बेस कैंप से कैंप 3 तक के सारे क्षेत्र में आइस फील्ड भी इतना ज्यादा है कि अगर बर्फीला तूफान आता है तो किसी चट्टान के नीचे या आगे पीछे छिपकर जान बचाने की गुंजाइश नहीं रहती। अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान हुई पर्वतारोहियों की मौत का हिस्सा सफल चढ़ाइयों की तुलना में तकरीबन 30% है। मतलब ये है कि 100 में से 30 लोग अन्नपूर्णा पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौत से कहीं ज्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौत का आंकड़ा 13% है। अमित कुमार नेगी ने 2021 में एवरेस्ट फतह किया था। 2022 में अमित कंचनजंगा पर तिरंगा फहरा चुके हैं। अमित कुमार की साहसिक यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अमित का अगला टारगेट अब माउंट लाओत्सो है,
जिसकी ऊंचाई 8,501 मीटर है और दूसरी 8,481 मीटर ऊंचाई मकालू की चढ़ाई है। इसके अलावा अमित ने इस साल माउंट धौलागिरी को भी जीतने का लक्ष्य रखा है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच हालात पर सरकार ने नजर बना रखी है। यहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की तैयारी में सरकार ने कई पहल की, जिसमें ग्लोब मास्टर की जेद्दा में तैनाती, इसके अलावा INS सुमेधा को भी सूडान पोर्ट पे रखा गया है, ताकि हालात काबू में आते ही भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। सूडान में छिड़े गृह युद्ध की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को फिक्र में डाल दिया है। अपने अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए सभी सरकारें कोशिश कर रही हैं। हालांकि सूडान में हालात इस कदर खराब हैं कि इसके पड़ोसी देशों को अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ी हैं। सेना और रैपिड पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रहे टकराव का खामियाजा आम लोग भी भुगतने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए पुख्ता तैयारी कर चुका है और इसके लिए वो मौका मिलते ही रेस्क्यू मुहिम को अंजाम देगा। अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए भारत सरकार जहां एक तरफ सूडान के अधिकारियों के संपर्क में है, तो वहीं सूडान में मौजूद भारतीय दूतावास संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अरब, UAE, इजिप्ट और दूसरे देशों से भी संपर्क में है। इसके साथ ही भारत ने भारतीय वायुसेना के जेद्दा में C-130J ग्लोब मास्टर को तैनात कर रखा है। इसके अलावा सूडान के पोर्ट पर INS सुमेधा भी पहुंचा दिया गया है। भारत अपने प्लान के साथ तैयार है, लेकिन जमीन पर वो कोई भी कदम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को देखते हुए ही उठाएगा, क्योंकि खार्तूम जैसे इलाकों में जंग की वजह से हालात बेहद खराब हैं। यहां तक कि सूडान के हवाई क्षेत्र में भी विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूडान में भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल किसी भी तरह के गैर जरूरी कदम उठाने से सरकार बच रही है। खार्तूम में सुरक्षित रास्ता मिलने पर सभी नागरिकों को यहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में पूरा सूडान उलझा है और हिंसा की आंच में झुलस रहा है, जिसमें 4000 भारतीय भी फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की प्रक्रिया में सरकार को इंतजार है बस थोड़ी शांति का, ताकि सुरक्षित वतन वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए शेयरिंग बाइक योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत साउथ मुंबई में किराए पे साइकिल्स मिल रही हैं। मोबाइल ऐप के जरिए इन साइकिल्स को एक जगह से लेकर दूसरे स्टेशन पे लौटाया जा सकेगा। ये पहले प्रदूषण के खिलाफ भी कारगर साबित हो चुकी है। मुंबई में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या सुलझाने का ये है नया फॉर्मूला। चर्चगेट स्टेशन के पास माई बाइक संस्था की मदद से इस रेंट अ बाइक सेंटर की शुरुआत हुई है। चर्चगेट के साथ साथ नरीमन पॉइंट और कोलाबा जैसे साउथ मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन साइकिलों के जरिए ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की राह तलाशी गई है। एसोसिएशन विद BMC, मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ में ये जो बाइसिकल सर्विस है इसे लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे एरियाज है जहां पर हेवी पॉपुलेशन रहता है, ट्रैफिक रहता है और जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स भी है, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है। इसीलिए आज यहां पर ये सर्विस को लॉन्च कर दी गई है। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है बहुत ही अच्छा, लेकिन एनवायरनमेंट के दृष्टि से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जितना कम फ्यूल ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन कम यूज करेंगे उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे हमारे कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में बाइसिकल्स का कॉन्सेप्ट लाया है, रेंट अ बाइक, जिससे आप चर्चगेट स्टेशन के सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया पे है, कफ परेड पे है,
नरमन पॉइंट पे रहेगा। ऐसे अलग अलग जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण पर टूरिस्ट आते हैं, ऑफिस क्राउड आता है, डिलीवरी बॉयज आते हैं, जिनको साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, जो बस के जगह पे, टैक्सी के जगह पे ये साइकिल्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक को मिलेगा और कुल मिलाकर सेहत के लिए भी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बीएमसी के साथ मिलकर माई बाइक ने 10 जगहों पर 100 साइकिलों का संचालन शुरू किया है। इन साइकिलों को मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी रेंट पर लिया जा सकता है। सफर पूरा होने के बाद इन्हें किसी भी दूसरे सेंटर पर लौटाया जा सकता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो हमें पॉइंट बी टू सी तो कनेक्ट करता है, बट ए टू बी, घर से स्टेशन, एंड सी टू डी, स्टेशन से डेस्टिनेशन, वो मिसिंग लिंक है। तो उस प्रॉब्लम को माई बाइक सॉल्व करता है। आज की तारीख में मुंबई में हम ऑलरेडी मेट्रो लाइन 2A और 7 पे कनेक्टिविटी सारे स्टेशन पे दे रहे हैं और अब फाइनली वार्ड ए में साउथ मुंबई में हम आए हैं आज। तो चर्च गेट स्टेशन से हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं और इसके अलावा हमने 10 स्टेशन हमने क्रिएट किए हैं। बीएमसी की पब्लिक बाइक शेयर पॉलिसी के तहत शुरू हुई ये पहल ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या हल करने के साथ साथ सेहत दुरुस्त रखने में भी मददगार है। आने वाले वक्त में मुंबई के दूसरे इलाकों में ऐसे बाइक सेंटर खोलने की योजना है। मुंबई से देव कोटक, गुड न्यूज टुडे। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है, बल्कि लाइट कैमरा एक्शन से भी वादी चकाचौंध हो रही है। 90 के दशक से पहले की फिल्म चहल पहल यहां फिर से दिखाई देने लगी है। बीते 2 सालों में 150 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग यहां की जा चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। तीन 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी की खोई हुई रौनक आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है। देश और दुनिया के पर्यटकों के साथ ही फिल्म निर्माता, निर्देशकों और वेब सीरीज और म्यूजिक एल्बम निर्माताओं को जन्नत की अलौकिक खूबसूरती अपनी ओर फिर से खींचने लगी है। 90 के दशक से पहले की फिल्मी चहल पहल और क्रियाकलाप यहाँ फिर से दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पे हम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो एंसेस्टर्स थे मम्मा की साइड से वो कश्मीरी पंडित्स थे, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला फील आ रहा है, लाइक यू नो एज इफ आई हैव सम कनेक्शन। तो इसीलिए 90 के दशक से पहले कश्मीर घाटी बड़े बड़े स्टारकास्ट और फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स के क्रियाकलापों से गुलजार रहती थी, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद के मनहूस दौर में फिल्म निर्माताओं ने घाटी से तौबा कर इसके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। हालांकि 370 हटने के बाद सेना को जब फ्री हैंड मिला तो आतंकवादियों और अलगाववादियों ने घुटने टेकने शुरू किए। आज घाटी में एक बार फिर भय मुक्त माहौल है, इसलिए छोटी बड़ी हर तरह की फिल्मी यूनिट्स घाटी का रुख कर रही हैं। और कश्मीर तो इतना सुंदर है, पहाड़ इतने सुंदर है, यहाँ पे एक्सपीरियंस और बहुत कुछ लेके जाता है इंसान यहाँ से, तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल साल 2021 में नई फिल्म नीति के अमल में आने के बाद कश्मीर घाटी पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। 2 वर्षों से भी कम समय में 150 से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ की जा चुकी है। निर्माता निर्देशकों को लगता है कि कश्मीर जैसी बेमिसाल बेनजीर लोकेशन के रहते हुए फौरन जाने की कोई जरूरत अब नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई में चल रहे बीटी फैशन वीक 2023 की कुछ खास पल, जहां बॉलीवुड और इनके अलावा कई और सितारे भी रहे शो स्टॉपर, जैसे कि निमृत कौर आलूवालिया, जिन्होंने रैंप वॉक पर चलकर सब पर अपना जादू चला दिया। तो वहीं आकांक्षा रंजन कपूर भी बनकर आई दुल्हन, वो भी देसी स्टाइल में। सिंगर अवितेश श्रीवास्तव और मानसी बगला ने भी साथ में चलकर इस रैंप वॉक पर 4 चांद लगा दिए। फैशन शो का टशन दिखाने के साथ साथ यहाँ तो डांस का जलवा भी दिखा, और ये डांस का जलवा किसी और ने नहीं बल्कि शांति प्रिया ने दिखाया। जरा देखिए कैसे इस फैशन शो में इनकी खुशी देखने लायक है। वैसे इनके अलावा